नमस्कार, स्वागत है आपका। और सबसे पहले हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं वीट प्रोडक्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल। अजय जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो अच्छी खबर के साथ शुरुआत यहाँ पर करते हैं, जहाँ पर सरकार की मंजूरी यहाँ पर गेहूं के प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को मिलने लगी है। कैसे देखते हैं आप, इससे कितना असर पड़ेगा? क्या हम नए फाइनेंशियल ईयर में ये नंबर्स यहाँ पर बेहतर होता हुआ देखेंगे? जो क्वांटम है, कैसे आप उसको स्प्रेड आउट होता हुआ देखते हैं? जो वीट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होने वाला था इंडिया से, वो आटे का होने वाला था मेनली। जी। और उस चीज को जो है कई सालों से लोगों ने बहुत मेहनत करी और 3 साल पहले उसको बैन कर दिया गया। ये एक जो है जैसे मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इंडियन प्रोडक्ट्स, जो आटा है वो केवल इंडिया का ही लोग पसंद करते हैं। इस चीज को बैन करना ही एक बहुत बड़ा नेगेटिव स्टेप था इंडस्ट्री के लिए, ट्रेड के लिए, और मतलब जो मेड इन इंडिया लेबल है उसके लिए। अब थैंक गॉड खुल गया है विद सम रिस्ट्रिक्शंस, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। तो मुझे उम्मीद है कि अगर सरकार आश्वासन दे कि ये कंटिन्यू रहेगी पॉलिसी, तो डेफिनेटली जो है ये थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज को एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। खास तौर पर कंज्यूमर फॉर्मेट में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसके जो है सप्लाई लाइंस, चैनल्स सब डेवलप करने पड़ते हैं, ब्रांड पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये जो है लॉन्ग ओवरड्यू था एंड सरकार ने फाइनली कर दिया है। डेफिनेटली इट्स अ बिग वेलकम स्टेप। जी हाँ। जो हम समझते हैं वो ये कि इंडस्ट्री की डिमांड यहाँ पर 10 लाख टन की थी, 5 लाख टन यहाँ पर आया है, दैट टू विद सम रिस्ट्रिक्शंस। तो कितने समय में कौन सी कंट्रीज में किस तरह की मार्केट आप बनता हुआ देखेंगे? जो इंडियन आटा है वो मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएसए, गल्फ, मिडल ईस्ट, साउथ एशिया, जहां पर भी इंडियन पॉपुलेशन, ओरिजिन की इंडियन पॉपुलेशन है, इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, वहां पर इंडियन आटे को प्रेफरेंस दिया जाता है। क्योंकि जिस वैरायटी से इंडियन आटा बनता है वो वैरायटी ऑफ व्हीट स्पेसिफिकली फ्लैट ब्रेड और चपाती के लिए बेस्ट है। और उस तरह का जो स्वाद और जो उस तरह की जो एक चीज है वो केवल इंडियन आटा ही दे पाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो 5 लाख टन है, एक आश्वासन है कि अब खुल गया है। अगर ये खत्म हो जाता है क्वांटम, तो सरकार और 5 लाख टन एलोकेट कर देगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे कुल मात्रा में 117 मिलियन टन गेहूं में 500,000 टन कोई मायने नहीं रखता है। सरकार उसको अगर और 5 लाख टन दे देती है, अगर ये खत्म हो जाता है जो एलोकेशन है, तो उससे कोई किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है, डोमेस्टिक यूजर को। और ये एक जो इंडस्ट्री ने इतनी एफर्ट डाली थी इतने सालों की, और जो एक्सपोर्टर्स, इवन मर्चेंट एक्सपोर्टर्स ने एफर्ट डाला था, उन सबको जो है वो एक कंटिन्यूअस फ्लो मिलता रहेगा। 107 मिलियन टन जैसे आपने कहा, उसमें से आधे मिलियन टन अगर एक भी हो जाता है तो कोई बहुत बड़ी वैल्यू वहां पर नहीं है। किस तरह का क्या रीजंस आप देखेंगे? क्योंकि जब भी हमने पहले बात की अजय जी, तो आपने यही कहा कि एक बार सरकार को ये भरोसा हो जाए कि पर्याप्त स्टॉक है, उसके बाद ही इसे रिव्यू किया जाएगा, अलाउ किया जाएगा। तो ये मान के चलें कि अब इनफ बम्पर क्रॉप भी देखने को मिली है, पर्याप्त स्टॉक भी यहाँ पर है, आगे भी कोई चिंता नहीं है एटलीस्ट इन द नियर टर्म। देखिए, चिंता तो जो है 1 जून को भी नहीं थी, लेकिन सरकार चिंतित थी कि क्या पता जो है बाजार हाथ से निकल जाएगा। और क्योंकि रिकॉर्ड क्रॉप के बाद चिंता का जो है कोई विषय रहता नहीं है। सरकार के पास बफर भी है। इस साल जो कैरी ओवर होएगा सरकार का भी, इवन प्राइवेट हैंड्स में, वो अमंग्स द हाईएस्ट कैरी ओवर होएगा। और नेक्स्ट ईयर का प्रिक्योरमेंट भी होगा। तो वी आर वेल प्लेस्ड। ऐसे कोई, मुझे नहीं लगता कोई भी जो है चिंता का विषय है। बहुत आउटसाइड चांस अगर कुछ हुआ तो अलग बात है, लेकिन आज की तारीख में प्रोबेबिलिटी तो नील लग रही है। तो 500,000 टन 6 महीने के लिए यहाँ पर अलाउ किया गया है, और आपको लगता है इसका रिव्यू 6 महीने के बाद ही होगा, उससे पहले हो सकता है? मुझे लगता है अगर ये आधा मिलियन टन खत्म हो जाता है, एलोकेट हो जाता है और एक्सपोर्ट हो जाता है, तो सरकार उससे पहले भी खोल देगी, उसको जो है रुकावट नहीं आने देगी, मुझे ये उम्मीद है। काफ़ी रिपोर्ट्स के हिसाब से ये मानना है कि ये वाला साल एल नीनो का रह सकता है। चिंताएं हैं कि बिलो सब नॉर्मल यहाँ पर मॉनसून होगा। क्या वो एक चीज़ है जो सरकार के मद्देनजर आएगी? देखिए, ये चिंताएं हर साल कोई ना कोई जो है मंडराती रहती हैं वेदर को लेके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो अपने जिस स्तर पे आज की तारीख में है 110 मिलियन टन प्लस का जो प्रोडक्शन है,
उसके आसपास ही अपना प्रोडक्शन होने की उम्मीद है। और मुझे नहीं लगता कि जो है कोई तरह की कमी देश में अगले आने वाले साल में भी रहेगी। सरकार के पास भी भंडार में काफी है। इस साल दाम भी अच्छे दे रही है एमएसपी के रूप में, और प्रिक्योरमेंट भी काफी अच्छा होगा। प्राइवेट प्रिक्योरमेंट शायद इतना ना पार्टिसिपेशन रहे जैसे पिछले सालों में था, क्योंकि सरकार स्टॉक लिमिट्स वगैरह ले आती है। तो सरकार के हिस्से में इस साल मोर देन 30 मिलियन टन डेफिनेटली आएगा। अजय जी, किस तरह के प्राइसेस हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं, वो एक और चीज़ है जो बहुत स्टेबिलिटी की तरफ जाती हुई नजर आई पिछले एक साल में। एब्सोल्युटली फ्लैट रहा है ये साल। मतलब आप समझ लीजिए 2800-2900 के बीच में, रादर 2775 2850 के बीच में बाजार लगभग जो है मेजर पार्ट इसी भाव के बीच में घूमता रहा है। और सफिशिएंट सप्लाई के कारण एंड कुछ सरकार की नीतियों के कारण दोनों चीजों को आप क्रेडिट दे सकते हैं, और बाजार फ्लैटिश रहा है। और अभी मुझे नहीं लगता कोई करवट भाव में किसी तरह की अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट जल्दी से आने वाली है। अजय जी, आने वाला साल किस तरह से देखेंगे, एक तो ये, और दूसरा बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं अब इस सेक्टर को? देखिए, इस सेक्टर में जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हो रहा था इन द पास्ट, वो इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज हो रहा था साइलोज के रूप में। जो अपनी स्टोरेज प्रैक्टिसेस है वो काफी प्रिमिटिव और मिडिवियल है। आज भी अपने इतना 100 मिलियन टन गेहूं जो है बोरियों में भरा जाता है। ह्यूमन लेबर उसको ट्रांसपोर्ट करती है, लोड करती है, अनलोड करती है। बल्क ट्रांसपोर्टेशन, बल्क स्टोरेज में जो है सरकार को, प्राइवेट पार्टीज को इन्वेस्ट करना जरूरी है ताकि वेस्टेजेस कम हो। एंड ये एक मॉडर्न सप्लाई चेन जैसे लगे। एंड मुझे उम्मीद है कि अगर सरकार इस पे कुछ ना कुछ रियायत दे, कंसेशंस दे, सब्सिडीज दे, एनकरेजमेंट दे, तो वेरी सून विद इन अ डिकेड जो अभी करंट लॉजिस्टिक सिस्टम है, यू विल सी अ न्यू फेस। लेकिन विद स्टॉक रेस्ट्रिक्शंस, बार बार जो है सरकार का स्टॉक रेस्ट्रिक्शन और कोई इंसेंटिव ना होने की वजह से इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में नहीं आ रहा है। एंड कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि जो है वीट ट्रेड एंड वीट प्रोडक्ट ट्रेड में न्यू इन्वेस्टमेंट आता रहे। तो आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट अकेला ऐसा इकलौता ऐसा मुद्दा है जहां पर गेहूं एज अ प्रोसेसर मिलर को प्रॉब्लम्स हैं, बाकी सारा कुछ ठीक है, या फिर कुछ लंबी है ये विश लिस्ट? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की एक पॉलिसी डायरेक्शन एक बहुत पुरानी विश लिस्ट में से है। जी। और हम कोई 10 साल की भी पॉलिसी नहीं चाह रहे। एक सालाना पॉलिसी भी अगर सरकार डिक्लेयर कर देती है हर साल, तो उससे भी जो है साल सही मैनेज होगा सब पार्टिसिपेंट्स का, चाहे वो ट्रेडर हो या मिलर हो या एक्चुअल यूजर हो। पर जो बीच बीच में पॉलिसी में बदलाव किया जाता है थ्रू आउट दी टेनर ऑफ द ईयर, तो नॉर्मली जो ईयर है वो अप्रैल में बिगिन होता है, बाय मार्च खत्म हो जाता है। एंड बाय जून सरकार के पास सब कुछ, सब डेटा रहता है कि कितना पैदा हुआ, क्या कंजम्पशन है, क्या सिनेरियो है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर सरकार एटलीस्ट एनुअल पॉलिसी अपनी डिक्लेयर करती रहे तो काफी फर्क पड़ेगा इस ट्रेड को। ऑलराइट, तो कम से कम एनुअल पॉलिसी यहाँ पर हो, पॉलिसी की डायरेक्शन यहाँ पर सही हो, और दूसरी बात यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है। अगर वहाँ पर भी नीतियाँ पहले से समझ में आ जाती हैं तो चाहे वो स्टोरेज है, लॉजिस्टिक्स है, काफ़ी कुछ यहाँ पर क्लैरिटी देखने को मिल पाएगी। अजय जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। ऑफकोर्स वो खबर जो है जहाँ पर वीट प्रोडक्ट्स सेल्स की बात है, एक्सपोर्ट्स की बात है, वो क्लैरिटी ऑफकोर्स मार्केट्स में आ गई है, और दूसरा बजट एक्सपेक्टेशंस के लिए भी। वेल, आगे बढ़ेंगे, बात अब यहाँ पर इस्मा के डीजी दीपक बलानी से करेंगे। दीपक जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आपकी तो लंबी, बहुत लंबी लिस्ट है, विश लिस्ट भी है, बजट से भी है, अदरवाइज भी है, लेकिन क्या वो टॉप 5 चीजें हैं जो आप एज अ शुगर एथेनॉल इंडस्ट्री इस बार बजट से आता हुआ देखेंगे? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल आपने सही बोला। हमारी लिस्ट हमेशा ही लंबी रहती है, और लंबी इसलिए रहती है क्योंकि अभी तक वो एड्रेस नहीं हो रही है। अगर एड्रेस होनी शुरू हो जाए तो लिस्ट कम हो जाएगी। तो मैं कहना चाहूंगा कि बजट आ रहा है, और ये एनुअल एक सेलिब्रेशन की मांग करता है कि शायद इस बार इस बजट में शुगर इंडस्ट्री की कुछ मांगे मान ले सरकार, ये हम उम्मीद करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज दिख रहा है वो इथेनॉल का है। जो इथेनॉल जो 20% हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है, और उसमें तो सरकार ने बहुत ही सही तरीके से
इसको जो सिस्टम चलाया और जो स्कीम चलाई, सपोर्ट दिया, 20% अचीव कर लिया। आपको पता है कि हम लोग आज 2000 करोड़ लीटर की कैपेसिटी हो गई है। इतनी कैपेसिटी है कि अभी हमें पता नहीं कि हम इस इथेनॉल का करें क्या। E20 के बियॉन्ड हमारा रोड मैप क्या है। तो सबसे पहले जो अगर देखें तो जो फ्लेक्स फ्यूल है या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, जो हम चाहते हैं कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर सेगमेंट ये गाड़ियां आए, ताकि E20 से लेके E100 100% की इथेनॉल गाड़ियां भी चल पाए। तो उसके लिए जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है इस वक्त, जो इसको बनाने के खर्च है, वो ज्यादा आता है नॉर्मल इंजन से। और इसमें लगभग जीएसटी जो है छोटे गाड़ियों में लगभग 18% है, बड़ी गाड़ियों में लगभग 40% है। और इसका जो अगर कार्बन एमिशन देखें तो बिल्कुल नेट जीरो है। और ये टेक्नोलॉजी ईवी से भी बेटर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से बेटर है हर माइल। तो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल को हमने 5% का जीएसटी दिया हुआ है, तो हमें यह उम्मीद है सरकार से कि फ्लेक्स फ्यूल को और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को भी लगभग 5% के ब्रैकेट में ला जाए, ताकि ये कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कम हो और इसकी जो प्रोपोगेशन है और इसको कस्टमर ले। इसके साथ साथ जो E100 या E85 फ्यूल है, जिसके ऊपर लगभग 18% जीएसटी लगता है, लेकिन अगर आप E20 ले लें तो 20%, उसमें 5% जीएसटी लगता है। तो जीएसटी जो फ्यूल के ऊपर भी है 100 और 85 के ऊपर, अगर सरकार लगभग इसको 5% ले आएगी तो इसमें डिफरेंशियल प्राइसिंग हो जाएगी, तो कस्टमर एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये तो दो ऐसे डिमांड है जो हमें इमीडिएटली लगता है इसको पूरी करनी चाहिए, क्योंकि इथेनॉल की ओवर कैपेसिटी उससे एड्रेस होगी। तीसरा हमारा ये है कि जो नए एडवांस बायोफ्यूल आ रहे हैं, जैसे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है या सेकेंड जनरेशन इथेनॉल है, इसमें क्योंकि अब हमको पायलट प्लांट लगाना है, हमको कमर्शियल पायलट प्लांट लगाने हैं, तो इसमें सरकार कुछ सपोर्ट फंड दे, ताकि इसका भी जो टेक्नोलॉजी हम बाहर से ला पाए और यहाँ पे वो सारी टेक्नोलॉजी यूज करके हम अपनी फैक्ट्री लगा पाए, जिसमें कि हम एडवांस बायोफ्यूल बना पाए। क्योंकि कैपेसिटी हमारी इतनी बढ़ गई है, तो हमें कहीं ना कहीं और भी डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता है। और जो चौथा है, और परहैप्स ये पहला होना चाहिए था, मुझे भी मालूम है कि बजट का पार्ट है कि नहीं है, बट ये तो हमारी मांग रहती है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमें लग रहा है कि आज आएगा तो कल आएगा, तो शायद ये बजट के दिन ही अनाउंस कर दें कि एमएसपी आ जाएगी, क्योंकि एफआरपी लगभग 30% बढ़ गया है, एसएपी भी बहुत बढ़ गई है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो आज लगभग 40-41 चल रहा है, और जबकि एक्स मिल प्राइस आपको पता है महाराष्ट्र में लगभग ये 35 रुपए के आसपास आ गया है। तो एक ये रेड फ्लैग है। और यहाँ से लगभग ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कर्नाटक में जो है ये केन एरियाज बढ़ने लग गए हैं। तो इसको एड्रेस करने के लिए एमएसपी का रिवीजन और इथेनॉल प्राइस का रिवीजन, ये दो चीज भी बजट के आसपास अगर कर दें तो ये बहुत ही ये किसानों के हित में और ये किसान प्रिय डिसीजन होगा सरकार की तरफ से। वेल जी हाँ, वो आपके लिए डबल सेलिब्रेशन भी होगा, काफ़ी देर से रुका भी हुआ है। पीछे ऐसी कुछ खबरें भी आई हैं इसी हफ्ते में, पिछले हफ्ते में दीपक जी की शायद एमएसपी पे कोई मूवमेंट भी है। ऑफ कोर्स जब तक वो नहीं आता तब तक इस तरह की खबरें शायद लगातार आती भी रहेंगी। जहाँ तक भारत बायोफ्यूल अलायंस की बात है, वो भी शायद हमने यहाँ पर बात होते हुए देखा है, कई बार कॉन्वर्सेशंस में भी निकल के आया है। और क्योंकि बातचीत अब यहाँ पर सारी की सारी रिन्यूएबल, सस्टेनेबिलिटी, जीरो कार्बन की तरफ है, हर बार यहाँ पर कुछ ना कुछ बजट में इसके बारे में सुनने को मिलता है। बिल्कुल, देखिए हमें तो आज 3 चीजें हैं। एक तो क्लाइमेट एक्शन जो हम देख रहे हैं, आज दिल्ली एनसीआर देख लें या कई सिटीज देख लें, उसमें पोल्यूशन लेवल बहुत हाई हो गया है। तो हमें ऐसे फ्यूल, और इसमें सरफेस मोबिलिटी जो है, जो रोड ट्रांसपोर्ट है, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है पोल्यूशन में। तो हमें उन सब टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ाना है जो कि क्लीन फ्यूल में और क्लीन एनवायरनमेंट में और प्रॉपर क्लाइमेट एक्शन को मिटिगेट करने में मदद करती है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल तो एक जो ऑलरेडी सरकार बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, लेकिन इसके सामने देखें तो जो अभी एक तरह से इग्नोर्ड सेक्टर है वो बायोफ्यूल सेक्टर है, क्योंकि हम 20% पे रुक गए हैं। अब ये, क्योंकि मैंने बोला ये नेट जीरो कार्बन एमिशन है इसका, इसमें अभी जो हमने टेरी के साथ मिलकर जो हमने एक रोड मैप या टेस्ट कराया, उससे जो शुगर के इथेनॉल है उसका कार्बन एमिशन लगभग इतना कम है, ये देश में किसी भी देश में ऐसा इतना कम नहीं पाया गया है। तो जब हमारे पास अपना खुद का तेल, अपने किसानों के द्वारा बनाया गया तेल अवेलेबल है, जो कि पोल्यूशन के लिए भी बहुत अच्छा है, पोल्यूशन कम करने के लिए अच्छा है, तो हमें
कुछ ऐसे पॉलिसीज लाने पड़ेंगी जिससे कि ये इसको बढ़ावा मिले। उसमें चाहे जीएसटी हो या उसमें कार्बन अकाउंटिंग को लाया जाए, कार्बन क्रेडिट्स में 1G 2G इथेनॉल पर डाला जाए, तो उससे ये प्रमोट होगा। कुछ सपोर्ट फंड देने की आवश्यकता है जहां की ऐसे कमर्शियल प्लांट और लग सकते हैं। तो एक ग्लोबल बायोफ्यूल्स के की मुझे लगता है इंटीग्रेटेड रोड मैप सरकार को बनाना चाहिए। उसके तहत एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान जाना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री ने काफी इन्वेस्ट कर दिया है और आज इन्वायरमेंट की और जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो देश की मांग है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज को और ऐसी व्हीकल को हम प्रमोट करें जो कि पोल्यूशन बिल्कुल कम करती है, नहीं के बराबर करती है। जिस तरह से जो कॉन्वर्सेशन यहाँ पर डीजल ब्लेंडिंग की भी हमने चलते हुए देखी है, क्या क्या उसकी वायबिलिटी, क्या है उसका कमर्शियल पायलट, यहाँ पर कुछ होने की आशंका है? बिल्कुल सरकार बिल्कुल बहुत क्लोजली काम कर रही है और जहां तक हमारी डिस्कशन सरकार से हुई है, इसमें 2 पाथवेज को ट्रायल किया जा रहा है। एक है डायरेक्ट इथेनॉल की ब्लेंडिंग डीजल के साथ, और एक आइसोब्यूटेनॉल जो है वो एक स्टेप में, वो भी लगभग शुगर केन मोलासेस या ग्रेन से भी बनता है। तो आइसोब्यूटेनॉल की ब्लेंडिंग डीजल के साथ, इसमें एक बहुत ट्रायल एडवांस स्टेज पे है जहां तक हमें इंफॉर्मेशन है। और सरकार मुझे लगता है कुछ पायलट प्लांट्स लगाने का सोच रही है। तो ऐसा लग रहा है कि ये एक सही दिशा में चल रहा है, और अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल हो गया तो मुझे लगता है सरकार डीजल ब्लेंडिंग का भी रोड मैप जल्द ला सकती है। हम्म। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये तो बजट की ऑफ कोर्स बात हुई, किस तरह की अवेलेबिलिटी, ग्लोबल प्राइसेस, जिस तरह के ग्लोबल क्यूज हैं फिलहाल, टैरिफ्स, रोजाना कोई नया जियोपॉलिटिकल टेंशन, यहाँ पर कैसे देखते हैं आप? इंडिया नॉट आइसोलेटेड क्लियरली, क्योंकि हम एक्सपोर्ट की भी बात यहाँ पर कर रहे हैं। कैसा इम्पैक्ट यहाँ पर इंडियन मार्केट्स पर इसका बनता हुआ नजर आएगा? देखिए, मैं तो शुगर इंडस्ट्री के बारे में बात करूंगा। तो बिल्कुल जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बहुत ही वेरी कर रही हैं, हर दिन कुछ नया न्यूज है। तो जैसे शुगर एक्सपोर्ट की बात करें तो एक एक साइन वेव की तरह चल रहा है। सडनली जो है एक धक्का लगता है तो कुछ एक्सपोर्ट हो जाता है, लेकिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में जो आपने ईरान में होता देखा, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में शुगर जाता है वो वाया बंदर अब्बास जाता है, तो वहां कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है कुछ ऐसे न्यूज से। टैरिफ जो अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, कई देश इसमें अपने अपने टैरिफ अनाउंस कर रहे हैं, तो उससे भी जो है जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। तो उससे कहीं ना कहीं पूरी एक्सपोर्ट सिचुएशन पे, इंडस्ट्री पे, इकोनॉमी पे एक अफेक्ट तो करता ही है। बट मुझे लगता है ये आज एक नया नॉर्मल है, और नए नॉर्मल में मुझे लगता है हमारा देश बिल्कुल सक्षम है। जिस तरह से हमारी देश की लीडरशिप है और इंडस्ट्री जो इतनी रोबस्ट है, तो हमारा देश बिल्कुल सक्षम है इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हमारी इंडस्ट्री चल रही है और देश चल रहा है, हम इसको ओवरकम करेंगे और हमारी इकोनॉमी बिल्कुल सही रास्ते पे चलती रहेगी। दीपक जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और सारे के सारे बजट एक्सपेक्टेशंस की विश लिस्ट शेयर करने के लिए, और ऑफ कोर्स और ग्लोबल क्यूज का इंडिया में क्या इम्पैक्ट है वो भी बताने के लिए। प्रेजेंट कमोडिटी की पाठशाला। आज कमोडिटी की पाठशाला में गुआर पैक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री बालाजी मल्टी कमोडिटीज के सीईओ अंकित शांगिया। अंकित नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और काफी लोगों से बात हुई है और उन्होंने यही कहा है कि 2026 का साल ग्रीन गोल्ड यानी गवार का रह सकता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अंकित, आप म्यूट पर हैं। मनीषा जी, जैसे हम इस साल देख रहे हैं कमोडिटीज ही चल रही हैं। जितना भी कमोडिटीज में रुझान है लोगों का काफी बड़ा है। ऑल ओवर ग्लोबल अगर हम देखते हैं तो लोगों कमोडिटीज में काफी इन्वेस्ट करते हैं, काफी ट्रेड करते हैं। बट इंडिया में शायद ये जो आंकड़े हैं वो कुछ अलग है। ग्रीन एसेट गुआर की अगर बात करें तो हमारे पास जो रोल ओवर जो कमोडिटी का स्टॉक है वो इस बार इतना ज्यादा नहीं है। इस बार पिछले सालों से वो कम है, और जो ग्लोबल डिमांड है, चाहे वो ऑयल ड्रिलिंग की डिमांड आ रही हो, चाहे वो हमारे फूड एंड फार्मा इंडस्ट्री की डिमांड है, वो काफी अच्छी डिमांड चल रही है। तो अच्छी डिमांड को देखते हुए और सप्लाई थोड़ी कम है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये साल ग्रीन गोल्ड का रह सकता है। ऑलराइट, किस तरह के नंबर्स फिलहाल आप बनता हुआ देख रहे हैं? अगर इसी को आंकड़ों में अगर ढाला जाए तो किस तरह की अवेलेबिलिटी है, किस तरह की फसल आप आता हुआ देख रहे हैं, किस तरह का एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक डिमांड यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा? अगर वो सारे फिगर्स अप्रोक्सीमेट शेयर कर सकें।
एग्री कमोडिटीज में इन फिगर्स को एक जोड़ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज डाटा हमारे पास इतना सही डाटा नहीं होता। बट फिर भी देखा जाए तो ऐसा लगता है कि 3 लाख टन के अप्रोक्स इस बार रोल ओवर कमोडिटी रही है। 10 से 15 लाख टन की कमोडिटी का रहता है हर साल की, इसकी डिमांड खपत रहती है, जो कि इस साल अच्छी चल रही है। डिमांड अच्छी है, सप्लाई कैरी फॉरवर्ड कम है। इस बार जो प्रोडक्शन हुआ है वो ठीक है, बट मंडी की जो आवक है वो इस बार थोड़ी कम देखी गई है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जैसे कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते हैं तो मंडी में उसकी आवक बढ़ जाती है। बट ग्वार सीड के साथ क्या है, थोड़ा सा उल्टा होता है। फार्मर्स थोड़ा उससे लगाव रखते हैं, उसकी आवक थोड़ी सी कम हो जाती है, जिस कारण से हम प्राइसेस के अंदर थोड़ा वोलेटिलिटी भी देखते हैं। एब्सोल्युटली। अंकित जी, काफ़ी समय से ये भी कहा गया है कि जैसे आपने कहा ग्वार के साथ एक अलग ही लगाव रहता है। यहाँ पर जो ट्रेडर्स इसमें काम करते हैं, स्टॉकिस्ट है, स्पेक्युलेटिव मनी है, वो तभी आती है जब भावों में तेज़ी आ रही होती है। ये वो कमोडिटी नहीं है जो शॉर्ट करके लोग काम करते हैं। मैम, आपने भी समय देखा है, हमने भी समय देखा है, ग्वार में सबने देखा है कि शॉर्ट करने से क्या होता है। जैसे आज हम गोल्ड या सिल्वर में देख रहे हैं कि काफी अच्छा लोगों का रुझान है, भाव काफी बढ़ रहे हैं। वैसे हमने ग्वार को भी एक का 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना होते हुए देखा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि लोग इसको शॉर्ट करना चाहेंगे, बिकॉज लोगों को पता है कि ये काफी अच्छी कमोडिटी है जिसके अंदर अच्छी डिमांड रहती है, और ये ऐसी कमोडिटी है जिसके बिना लोगों का काम नहीं चलता। तो इसके अंदर शॉर्ट लोग कम होते हैं। आपने सही बोला कि जब तेजी आती है तो लोगों का डिमांड बढ़ जाता है एकदम से, और उसके अंदर थोड़ी हाई वोलेटिलिटी के कारण प्राइसेस के अंदर मूवमेंट देखी जाती है। अंकित, अब जहां तक इसे हेज करने की बात है या फिर एनसीडीएक्स पे काम करने की बात है, वो ट्रेंड आपने कैसा बनता हुआ देखा है? वो भी एक और ट्रेंड है, जब भावों में बुलिशनेस है तभी हम यहाँ पर वॉल्यूम्स बढ़ता हुआ देखते हैं, लेकिन अदरवाइज जब बेरिशनेस है या फिर मार्केट्स कमजोर है, यहाँ से भी लोगों का ध्यान हट जाता है। इन करंट लेवल्स में जब यहाँ पर तेजी फिर से लौटती हुई नजर आ रही है, किस तरह की पोजीशन, किस तरह की हेजिंग मैकेनिज्म, किस तरह की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फिर हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे? जब हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो एनसीडीएक्स ने अभी अभी ऑप्शंस को लॉन्च किया है, जो जी। इन्होंने रीलॉन्च करके ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स कर दिए हैं। पहले ऑप्शंस ऑन डिलीवरी होते थे, जहां पे हम गुड्स पे ऑप्शंस चलाते थे, जिसको चेंज करके अब ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स कर दिया गया है, जिससे थोड़ा लिक्विडिटी के अंदर हमने इंप्रूवमेंट देखी है। एनसीडीएक्स और सीएनबीसी एंड बाकी लोगों की तरफ से भी काफी इस पे सेमिनार्स और एडवाइजरी और सभी चीजें चलती रहती है, जिससे लोगों को काफी नॉलेज मिलती है। लोगों को समझ में आता है कि ऑप्शंस कैसे आप बाय करके एक लिमिटेड ऑप्शन, चाहे आप कॉल बाय कर रहे हो चाहे पुट बाय कर रहे हो, दैट डजंट मैटर, बट आप अपने एक लिमिटेड रिस्क के साथ आप उस पर ट्रेड कर सकते हो, जहां पे मूवमेंट 4-5% का आप एक दिन में देखते हो, और वहां पे आप छोटे से प्रीमियम के साथ उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी अवेयरनेस कम है, हमें थोड़ी सी अवेयरनेस और बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे लोगों का रुझान कमोडिटी ऑप्शंस पे बढ़े। बट अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो एक बहुत इफेक्टिव टूल है, जिससे हम ट्रेडिंग करके, नॉट ओनली सिर्फ ट्रेडिंग, अगर आप बात करो फार्मर्स की, तो एफपीओज इस पे ट्रेड कर सकते हैं। एफपीओज अपने प्राइस का एक इंश्योरेंस ले सकते हैं, जिससे उनको पता है कि मिनिमम इस प्राइस में हमारा कमोडिटी कम से कम बिकेगी ही बिकेगी। नॉट ओनली फार्मर्स, अगर आप बात करो मैन्युफैक्चरर्स की, या जो ग्वारगम पाउडर बना रहे हैं, मिलर्स हैं, उन लोगों के लिए भी इफेक्टिव टूल है, जहां पे वो अपने रिस्क को हेज कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए, ऑप्शंस के साथ एनसीडीएक्स में आज के दिन ट्रेड करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अंकित, साथ ही साथ जैसे आपने कहा गुआर सीड है, गुआर गम है, गुआर पाउडर है, गुआर की काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, तो एक बड़ी सी सप्लाई चेन यहाँ पर है, और एक्सचेंज एक बेहतरीन तरीका है यहाँ पर इससे काम उठाने का। वॉल्टिलिटी जब आती है तो अच्छी तरीके से यहाँ पर आती है। गुआर सीड में तो तेज़ी की एक्सपेक्टेशन है ही, क्या वही हाल हम यहाँ पर गम में आता हुआ देखेंगे? ग्वार सीड एंड गम आर द सेम थिंग। आपको उसमें परसेंटेज रेशो है, एक ग्वार के अंदर से 28%, 29% गम निकलता है, और बेसिकली जो बाकी सब बाय प्रोडक्ट्स हैं उनका कोई यूसेज ज्यादा बड़ा है नहीं, तो वो उसके प्राइसेस को इम्पैक्ट नहीं करते। तो ग्वार एंड ग्वार गम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। अगर आपको ग्वार के अंदर कोई भी तेजी आप देखते हो, तो वही सेम तेजी आपको उसी प्रोपोर्शन में गम में भी मिलेगी देखने के लिए। ये कहा जा सकता है ये साल तेज़ी का रहेगा? हम इसको कह पाना थोड़ा सा कठिन है, बट आज की परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से डिमांड, एक अच्छी डिमांड बनी हुई है, सप्लाई चेन जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है, जी। प्राइसेस बढ़ने के कारण ट्रेडिंग और इन्वेस्टर्स तो आते आते हैं, बट किसान भी अपना माल मंडी में लाने से रुक जाते हैं। तो उसके कारण से एक एज मिलता है जरूर। लगता है ये साल अच्छा रहेगा ग्वार के लिए, वो हमें उम्मीद है ऐसी।
वेल एब्सोल्युटली, दिसंबर के महीने में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली थी। जनवरी में तेजी यहाँ पर गुआर में जारी है और बहुत बेहतरीन समय है कि यहाँ पर इसमें कारोबार किया जाए। ऑप्शंस और फ्यूचर्स यहाँ पर, और फ्यूचर्स मार्केट ऑफ कोर्स यहाँ पर काफ़ी वाइब्रेंट ऑलरेडी है ही। अंकित, ऑलवेज एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, गुआर के फंडामेंटल्स और साथ ही साथ स्ट्रैटेजीज भी यहाँ पर समझाने के लिए। वेल इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज पर। CNBC आवाज एंड NCDEX प्रेजेंट कमोडिटी की पाठशाला।